अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम समर 2026 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको डिस्कस करेंगे। और ये स्पेसिफिक सवाल बिजनेस वैल्यूएशन के टॉपिक का है। अगेन मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कस करते करते ही 30-40 मिनट 1 घंटा लग जाएगा। अगर मैं हर चीज़ सॉल्व करता तो मज़ीद बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता। सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा खासा लंबा लेंदी सवाल है। सवाल के 3 पार्ट्स हैं और टोटल आपके पास ये सवाल 25 मार्क्स का है। पहले पार्ट में बोलता है अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक्स प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर बीएसएम बिफोर एंड आफ्टर द मिल इन्वेस्टमेंट एंड रिकमेंड अ सूटेबल इशू प्राइस फॉर द शेयर्स ऑफ बीएसएम। यानी कि आपने मुख्तलिफ वैल्यूएशन की टेक्निक्स अप्लाई कर और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। और वो 2 वक्त पे निकालनी है, बिफोर एंड आफ्टर मिल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से पहले और बाद में 2 जगह पर निकालनी है। वैल्यूएशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, और डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, अर्निंग्स यील्ड मेथड, पीई रेशो मेथड, फ्री कैश फ्लोज मेथड। ये सारे मेथड्स आपके जहन में होने चाहिए। बी में बोलते हैं एक्सप्लेन 4 फाइनेंशियल रिस्क्स विच में नेगेटिवली इम्पैक्ट द वैल्यूएशन ऑफ बीएसएम। आपने 4 फाइनेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई कर और उनको डिस्कस करना है। और सी है एडवाइस विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशंस विद एन ऑफर फॉर सेल बाय फिक्स्ड प्राइस और बाय टेंडर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। और ये फिर 3 मार्क्स का पार्ट है। यानी कि मेन जो पार्ट है वो ये 18 मार्क्स का पार्ट है, जो आपके पास पार्ट ए है जो कि वैल्यूएशन से डील करता है। सवाल के टॉप पर आ गए हम। सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है बखाश शुगर मिल बीएसएम मैनेजेस all stages of sugar production from extracting sugarcane juice sourced locally in Pakistan to refining and packaging the final product. BSM provides its sugar-based products for the Pakistan domestic market and various international markets including the Middle East, Africa and Asia sugar markets. The board comprising Bakash family members aims to secure new financing to enhance the mill's productivity। यानी कि एक शुगर मिल है और वो शुगर मिल जो है वो शुगर केन का जूस निकालने से उसकी पैकिंग तक का सारा काम करती है और ये उसका बिजनेस है। और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बोर्ड पर भी हैं और उन्होंने जो है वो मेजर फाइनेंसिंग दी हुई है। ठीक है। अच्छा, और अभी हमें कुछ अपनी फैसिलिटीज़ को इनहेंस करने के लिए नई फाइनेंसिंग की ज़रूरत भी है। फिर लिखा हुआ है बीएसएम हैज़ बीन प्रॉफिटेबल एज एविडेंस्ड बाय हिस्टोरिकल अर्निंग्स एंड ड्राफ्ट फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2026 विच आर शोन बिलो। अब वो ये कहता है कि बीएसएम जो है वो प्रॉफिटेबल रहा है और उसके जो हिस्टोरिकल अर्निंग्स रही हैं और जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। 2022 में 607 मिलियन की अर्निंग्स थी, फिर वो इंक्रीज़ हुई और उसके बाद फिर 2026 वाले साल में जो आपकी अर्निंग्स हैं वो 738 पर चली गई। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जनरली ये हमें चाहिए होता है कभी कभी। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इस पे टोटल एसेट्स आ रहे हैं, इक्विटी की वैल्यूज़ आ रही है और लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। लाइबिलिटीज़ में एक ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, यानी कि मुझे कोई और डिपेंचर्स वगैरह नज़र नहीं आते, सीधा सीधा सा बैंक लोन है। करंट ऑपरेशंस, द मिल इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ ₹1215 million in the year ending 30th June 2026. This is after deducting non-cash expenses of ₹300 million. देख लेते हैं कि क्या ये अमाउंट ऊपर है।
आप देखें कि यहाँ पर भी 1215 मिलियन का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसकी नीचे बात करी है। हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि जो करंट ऑपरेशंस हैं उसके हिसाब से कंपनी 1215 मिलियन रुपीस जो है वो जनरेट कर रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसमें 300 मिलियन के नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस हुए हुए हैं। अब देखिए, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल एमोटाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। लेकिन ये आपका कैश का आउटफ्लो नहीं है। लिहाजा अगर मुझे कैश फ्लोज मालूम करने होंगे तो मुझे 1215 में ये वाली जो 300 है ना, ये ऐड करने पड़ेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो मैंने किसी को पे नहीं किया, यानी कि इफेक्टिवली ये मेरा एक्सपेंस तो है लेकिन ये कैश का आउटफ्लो नहीं है। If there is no additional investment, the board anticipates that cash flows will increase in line with the average historic growth in earnings for the next 5 years. अगर किसी किस्म की कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाती तो बोर्ड ये कहता है कि जो कैश फ्लोज होंगे वो इंक्रीज होंगे, और उसी रेट पर इंक्रीज होंगे जिस रेट पर अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, और ये अगले 5 साल तक ऐसा ही चलेगा। यानी कि आने वाले जो 27, 28, 29, 30 ये सारे साल होंगे। For the purposes of company valuation, cash flows from 2032 onwards can be assumed to be constant and remain at the level of 2031 cash flows in perpetuity. अब देखें, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपके कैश फ्लोज होते हैं वो एक सर्टेन ईयर के बाद एक सर्टेन परसेंटेज से हर साल ग्रो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल उसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, फ्री कैश फ्लोज 1 + ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय, अगर फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी का मॉडल है तो वैक माइनस ग्रोथ रेट। लेकिन यहां पर आप ये याद रखें कि वो ये कहता है कि 2031 के जो कैश फ्लोज होंगे, जितना भी उसका आंसर होगा, अगले आने वाले सालों में वही वैल्यू रहेगी। अगर कोई आपको लिख रहा है कि कांस्टेंट रहेंगी चीजें, और अगर कोई कहता है कि कांस्टेंट ग्रोथ रहेगी, ये दोनों अलग बातें हैं। इस सवाल में चीजें कांस्टेंट रहेंगी। उसने कहा कि 2031 के जो कैश फ्लोज होंगे वही कैश फ्लोज 32 के, 33 के, 34 के, 35 के, 2036 के होंगे। यानी कि कैश फ्लोज कांस्टेंट रहेंगे। ग्रोथ कांस्टेंट होने की बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि कैश फ्लोज की ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब इफेक्टिवली ग्रोथ रेट कितना होगा? 0%। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्री कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 + जी जो है वो 0 है, अगर 0% है तो फ्री कैश फ्लोज डिवाइडेड बाई वैक। ठीक है जी, ये चीज एक नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर हम नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, इफ देयर इज investment in the middle, the board expects an additional increase in annual pre-tax earnings and cash flows of 400 million in the year ending 30th June 2027। अगर नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्री टैक्स कैश फ्लोज और अर्निंग्स जो हैं वो 400 मिलियन से इंक्रीज होंगी साल 2027 में। In subsequent years, this will increase in line with existing operational cash flows। और हर साल वो जिस तरह से कैश फ्लोज ग्रो हो रहे हैं दूसरे वाले, उसी रेट पर ग्रो होते रहेंगे। अब यहां पर मैं एक वर्किंग करना चाहूंगा। हमारे पास इस पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है, और वो बात लिखी हुई है कि कैश फ्लोज किस रेट से ग्रो होंगे। इसने कहा कि कैश फ्लोज उसी रेट से ग्रो होंगे जिस रेट से अर्निंग्स ग्रो होती हुई आ रही हैं हिस्टोरिकली। तो हम इसकी एक वर्किंग करते हैं। हिस्टोरिक ग्रोथ रेट, हिस्टोरिक ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है जरा देखते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 +
आई पावर एन, इसको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला कहते हैं। इसमें आई को अगर सब्जेक्ट बना दें तो एस डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर एन हो जाएगा। एन जब लेफ्ट साइड पर जाएगा तो एस डिवाइडेड बाई पी की पावर 1 ओवर एन जो है वो 1 प्लस आई के बराबर होगा, और जो आई होगा ना वो एस डिवाइडेड बाई पी पावर 1 ओवर एन माइनस 1 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप यूज करते हो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट मालूम करने के लिए। अब यहां पर कैसे यूज होगा? सबसे रीसेंट आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है? 738, ये एस हो गया। सबसे पुराना कौन सा है? 607, ये पी हो गया। कितने सालों में 607 738 तक ग्रो होकर आया है? 1, 2, 3 और 4 साल, यानी कि ये 1/4 हो गया माइनस 1। 5 साल काउंटिंग करिएगा। ऐसे नहीं कि आप बोलें 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। कितने साल गुजरे हैं ये देखना है ना आपने। अगर आप 2025 में कोई पैदा हुआ और आज 2026 का साल है तो इसकी एज, इस बच्चे की एज 1 साल होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस बच्चे की एज 1 और 2 साल हो गई हो। तो 607 738 4 साल में बना है। 2022 के आखिर में वैल्यू थी 607, 23 का आखिर आया, 24 का आखिर आया, 25 का आखिर आया, 26 का आखिर आया। 4 साल गुजरे। तो हिस्टोरिक प्रॉफिट्स किस रेट से ग्रो हो रहे हैं? 738 डिवाइडेड बाई 607, पावर 1/4 है तो पावर 0.25 कर देते हैं, माइनस 1 तकरीबन, और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ग्रोथ का रेट आ रहा है 5%। ये 5% का रेट जो है वो आगे आपको वर्किंग्स में कहीं काम आ रहा होगा, हमने अभी से कैलकुलेट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? The board requires funds of rupees 1800 million to upgrade the facilities at the mill. The investment, which is not eligible for tax depreciation relief, can be assumed to take place immediately, such that the benefit of the investment commences from the year ending 30th June 2027. अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट के लिए हम 1800 रुपये आज लगाएंगे, और जब हम 1800 रुपये आज लगाएंगे तो पहला साल 30 जून 2027 को ख़त्म होगा और यहाँ से हमें फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। फ़ायदा क्या था? फ़ायदा ये था कि हर साल आप जो है वो 400 रुपये की ज़्यादा अर्निंग्स कर रहे होगे। The funds are to be sourced solely through a new equity finance, and so it is important that sufficient funds are raised for the investment. इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा रेज किया जाएगा वो इक्विटी फाइनेंस से रेज किया जाएगा, कोई डेट फाइनेंस नहीं है इसमें। To achieve this, the board has decided to raise equity capital given the current high level of gearing. Instead of seeking additional equity from existing shareholders, यानी कि राइट्स इशू नहीं कर रहे हम, द बोर्ड has obtained approval to list the company on the Pakistan Stock Exchange। ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी, अब इसकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। This strategic move serves two purposes: to secure new equity financing for the investment and to provide a straightforward exit route for current shareholders in the future। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारे पास एक सोर्स आ जाएगी इक्विटी फाइनेंस रेस करने की, कभी भी हम इक्विटी रेस कर सकते हैं। दूसरा, जिसने एग्जिट लेना है कंपनी से, जिसने अपने शेयर्स बेचने हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसमें बड़ा आसान होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर अपने शेयर्स बेच दें। फर्दर डिटेल्स ऑन द न्यू इक्विटी इशुएंस आर आउटलाइन बिलो, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। न्यू इक्विटी इशुएंस की इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है द बकाश फैमिली करंटली ओन 75% ऑफ द कंपनीज शेयर्स। द फैमिली आर अवेयर दैट अ स्टॉक मार्केट लिस्टिंग दैट रेजेस न्यू इक्विटी फाइनेंस विल डाइल्यूट द control of the existing shareholders. Consequently, the board only wishes to introduce a further 1 million shares. हम 1 मिलियन शेयर्स ही मजीद इशू करेंगे क्योंकि हम ये नहीं चाहते हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, हमारी ही फैमिली के मेंबर्स के पास दूसरे शेयर्स हैं। This will ensure that the majority of the shareholders continue to be held by the family and new investors will have a 25% interest in the company. The position is illustrated in the table below. और इस तरह की कुछ पोजीशन होगी, फैमिली के पास ये शेयर्स होंगे, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास ये शेयर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ के पास ये होंगे, करंट टोटल ये आ गया। और इसमें से फिर हम 1 मिलियन नए इशू करेंगे तो 4 मिलियन शेयर्स होंगे टोटल
3 मिलियन अभी जो है वो, और 1 मिलियन नए शेयर्स इशू होंगे जिससे पैसे रेज होंगे। द बोर्ड आर नॉट श्योर इफ अ फिक्स्ड प्राइस इशू यानी कि मैंने एक स्टॉक मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कर ली कि भाई मेरे शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से अवेलेबल है, और एन ऑफर फॉर टेंडर। ऑफर फॉर टेंडर में क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें लोग जो है वो अपनी क्वांटिटी और प्राइस ऑफ शेयर मुझे बताते हैं कि भाई हम आपके इतने शेयर इतने रुपए में खरीदने के तैयार हैं, बताएं आप देंगे। इस तरह से प्राइस डिटरमाइन होती है। वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड वुड लाइक योर एडवाइस ऑन दिस मैटर। अब फिक्स प्राइस इशू में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने अगर इशू प्राइस बहुत ज़्यादा रखी हुई होगी तो हो सकता है कि आपको जितनी इक्विटी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे, वही ना मिले, लोग शेयर्स को सब्सक्राइब ही ना कर रहे हो, बोलेंगे तो बड़े महंगे हैं। The funds raised do, however, need to be a minimum of 1800 million to finance the upgrade at the mill. हमें 1800 मिलियन चाहिए, वो हमें ऊपर भी लिख के दिया हुआ था कि नई इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा चाहिए होगा। मार्केट इंफॉर्मेशन, Miller Limited is a company listed on the Pakistan Stock Exchange. Miller Limited also manufactures refined sugar and can be assumed to be similar to BSM. Miller Limited कोई कंपनी है और ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये वैसा ही काम करती है जैसा BSM, तो इसकी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अगर कोई रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहता है तो वो 17% माइनस 12% से 5% आएगा। मेरे लिमिटेड का PE रेशियो दिया हुआ है, इक्विटी बीटा दिया हुआ है और गियरिंग का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा, अब यहां पर ये बात याद रहे कि मेले लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और जिस कंपनी की हम सारी वर्किंग कर रहे हैं जिसका नाम BSM है, वो एक अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें BSM की जो शेयर्स है या कंपनी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है मुख्तलिफ वैल्यूएशन के मेथड्स को यूज करते हुए। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि वैल्यूएशन का एक तरीका होता है पी रेशियो मॉडल, जिसमें हम पी रेशियो को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह से हम कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम पी रेशियो मॉडल कहते हैं। हम किसी प्रॉक्सी कंपनी का पी रेशियो जब यूज करेंगे तो पहले हमें यह देखना होगा कि वो प्रॉक्सी कंपनी अगर लिस्टेड है और हमारी कंपनी अनलिस्टेड है, तो उस प्रॉक्सी कंपनी का जो पी रेशियो है, पी रेशियो जितना ज्यादा होता है वो इन्वेस्टर्स का उतना कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उस पी रेशियो को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो 7.8 का पी रेशियो दिया हुआ है, मान लिया कि ये जिस कंपनी की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उसी तरह की कंपनी का है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है और हमारी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी में रिस्क कम होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और पी रेशियो ज़्यादा होता है। ऐसी ही सिमिलर अगर अनलिस्टेड कंपनी होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम हो, तो उसका पी रेशियो थोड़ा सा कम होगा। वो इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि अनलिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो सकते हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते वक्त 2 बार सोचेगा। लिस्टेड कंपनी में तो मसला नहीं है ना, वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं समझ आया तो वो पैसे निकाल देगा। तो जनरली आप इसको एडजस्ट करते हो, आप इसको 66% से 90% के बीच में एडजस्ट कर रहे हो। तो यानी कि आप बोलते हो कि एक लिस्टेड कंपनी है 7.8 पर, लेकिन अगर मैं BSM के शेयर्स की वैल्यू लूंगा तो मैं 7.8 का लेट से 90% ले लूंगा, या मैं 7.8 का लेट से 66% ले लूंगा। और ये वाली वैल्यू को मैं अपनी अनलिस्टेड कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये एडजस्टमेंट करना जो है वो ज़रूरी है और ये आप अपने एग्जाम में भी लिखेंगे कि आपने कितने % की एडजस्टमेंट करी है।
अगर आपकी कंपनी और लिस्टेड कंपनी मैग्नीट्यूड में, साइज में, सेल्स में, ऑपरेशंस में, हर लिहाज से बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि आप अनलिस्टेड हो और वो लिस्टेड है, तो 90%। अगर आपकी कंपनी एज कंपेयर टू द लिस्टेड कंपनी जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उससे साइज में भी थोड़ी सी कम है, ऑपरेशंस में भी थोड़ी सी कम है, सेल्स में भी थोड़ी सी कम है, तो शायद आप 70-80% लोगे और एडजस्ट करोगे। जो भी परसेंटेज लोगे वो वहां पे लिख दोगे। एग्जामिनर ये जानता है कि आपने पी रेशो को एडजस्ट किया हुआ है। परसेंटेज मैटर नहीं करती, लेकिन एडजस्टमेंट मैटर करती है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली 7.8 यूज कर लेगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ यहाँ पर वैल्यूएशन की टेक्निक्स को हाईलाइट किया। नैव अप्लाई हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है। डिविडेंड की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो शायद ये अप्लाई नहीं हो सकता, शायद ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। पी रेशो आराम से अप्लाई हो सकता है, उसकी तो एक प्रॉक्सी कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी है। फ्री कैश फ्लोज मॉडल भी अप्लाई हो सकता है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं कंपनी के फ्री कैश फ्लोज को ड्राफ्ट करूं। 18 मार्क्स क्यों दिए गए हैं? 18 मार्क्स इसलिए दिए हुए क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि अगर मैं मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीन मेथड्स यूज करता हूं तो इफेक्टिवली वो 6 मेथड्स बन जाएंगे। फिर कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग होगी, डिस्काउंटिंग होगी, बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, तो अच्छा खासा टाइम लग रहा होगा। अब हम इस सवाल के आंसर की तरफ आ जाते हैं और मैं आपसे इसके आंसर को डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने कंपनी की जो भी नाम है उसकी हेडिंग डाली, वैल्यूएशन लिखा, और सबसे पहले आपने नेव यानी कि नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड यूज़ किया, और आपने वही दो काम करने हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। अच्छा, नेव क्या होता है? नेव वैल्यूएशन में क्या करते हो आप? ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज से कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ठीक है जी। कब ये मेथड जो है वो सूटेबल होता है ये मैंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लेकिन नेव मेथड में आप ऑल एसेट्स में से ऑल लाइबिलिटीज को माइनस करते हो, तो ये कंपनी के सारे एसेट्स हैं, ये कंपनी की सारी लाइबिलिटीज हैं। इस हिसाब से 3290 की वैल्यू आई। मैं आपको ये वैल्यूज दिखा देता हूँ। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट में इन्होंने सिर्फ 1800 ऐड कर दिया, ऐसा क्यों? देखो, नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर अप्लाई होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट करने के वक्त क्या होगा? आप इक्विटी लेकर आओगे। इक्विटी लेकर आओगे तो डबल एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि यहां पर ये एसेट्स बढ़ेंगे। तो आप इसको यूं भी वर्कआउट कर सकते हो, 6320 के एसेट्स पहले से थे, 1800 से एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो अब ऑल एसेट्स कितने पे हो जाएंगे? 8120 माइनस ऑल लाइबिलिटीज 3030, तो 5090 आ जाता है। ठीक है जी। फिर आ जाता है पीई वैल्यूएशन वाला मेथड, बिफोर इन्वेस्टमेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट दोनों, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। करंट अर्निंग सवाल में 738 दी हुई थी, अगर आप देखें ये रही। अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको जब मैं पी रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। पी रेशियो जो सिमिलर लिस्टेड कंपनी थी वो 7.8 का दिया हुआ था, उसका 90% लिया, जो एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको समझाई, और आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 738 इंटू 7.02, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जो करंट कमा रहे हो वो कमा रहे होगे। सवाल में लिखा हुआ था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 400 से मेरा प्री टैक्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस पर 29% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का रेट सवाल में लिखा हुआ था, 400 रुपए की वैल्यू भी सवाल में लिखी हुई थी, तो 400 का 29% यानी कि 116 का टैक्स दूंगा। 400 रुपए से अर्निंग्स इंक्रीज होगी और 738 की करंट अर्निंग्स है, लिहाजा 738 प्लस 400
माइनस 116 ये बन जाएगा आपका 1022। 1022 को 7.02 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1022 मल्टीप्लाइड बाई 7.02, तो ये 7174 का आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास दो मॉडल्स हो गए। लिखा हुआ क्या है? एज द वैल्यूएशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आईपीओ, मैं जो वैल्यूएशन निकाल रहा हूं वो इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि अपनी लिस्टिंग की तरफ जाने के लिए शेयर की वैल्यूएशन निकाल रहा हूं। बीएसएम विल बिकम अ कोटेड कंपनी, तो हमारी कंपनी भी सूनर एक कोटेड कंपनी बन जाएगी। However, this solution adopts a prudent approach by applying a 10% discount. लेकिन फिर भी हम जो लिस्टेड कंपनी है, जो कोटेड कंपनी है, उसका पी रेशो डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, उसको हम 10% एडजस्ट कर ले रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कर लें कि जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका जो पी रेशो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अच्छा, मैं पूरा सवाल सॉल्व इसलिए नहीं करता ताकि कम टाइम में आपके साथ पूरा सवाल गो थ्रू हो जाए। फिर कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन टेक्निक पर आते हैं। बिफोर इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। देखिए 1215 आपको याद आ रहा होगा, ये मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1215, ये रहा। और ये हर साल 5% से इंक्रीज होगा, ऐसा क्यों? हमने ये 5% का रेट खुद कैलकुलेट कर लिया है इस सवाल में। ऑल्दो इस 5% के रेट की कैलकुलेशन की वर्किंग भी होगी, लेकिन मैंने आप लोगों को हिस्टोरिकल अर्निंग्स से ये रेट अभी कैलकुलेट करवाया और सवाल में लिखा हुआ था कि ये 1215 हर साल 5%, 5%, 5%, 5% और 5% इंक्रीज होता रहेगा। टैक्स का रेट 29% है, वो 29% आप अप्लाई कर दें टैक्स, तो आपके पास जो कैश फ्लोज हैं आफ्टर टैक्स वो यहाँ पर आ जाते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस जो है वो 300 रुपए का सवाल में लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि ये भी उसी रेट से इंक्रीज होगा जिस रेट से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इंक्रीज हो रहे हैं, तो 5% से इंक्रीज होगा हर साल। और क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है और अब मैं एक कैश फ्लो वाली टेक्निक पर आ रहा हूं, तो क्योंकि ये माइनस हुआ हुआ था मुझे इसको ऐड बैक करना होगा। फ्री कैश फ्लोज के मॉडल में हम डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करते हैं, या कोई भी इस तरह से अगर हमने नॉन कैश एक्सपेंस की सब्ट्रैक्शन करी हुई है तो उसको ऐड बैक किया जाता है, क्योंकि वो पे नहीं किया हमने। हमें जितने भी नॉन कैश आइटम्स हैं वो ऐड बैक करने होते हैं। यानी कि यहाँ अगर मैं कैश फ्लो बेसिस वैल्यूएशन कर रहा हूँ तो मैं कैश फ्लोज पर जाऊंगा, मैं प्रॉफिट्स पर नहीं जाऊंगा। अगर मैंने ऊपर 300 रुपये कहीं माइनस करे हुए थे तो वो मुझे ऐड बैक करने होंगे। आप इसको यूं समझ ले, लेट से आपने 100 रुपये की सेल्स करी, 40 रुपये आपका कैश एक्सपेंस था, लेट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, 10 रुपये की डेप्रिसिएशन थी, बच गए 50 रुपये। लेट्स एज्यूम 15 रुपये का टैक्स लग गया, बच गए 35 रुपये। अब ये 35 रुपये आपका प्रॉफिट है, ये आपकी सेल्स है, ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये आपकी डेप्रिसिएशन है, और ये टैक्स है। अब ये जो वैल्यू आई है प्रॉफिट की, इसमें ये डेप्रिसिएशन माइनस हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन किसी को आपने पे नहीं करी। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सारी सेल्स कैश पर थी, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि सारी परचेजेस कैश पर थी और कोई इन्वेंट्री नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि टैक्स भी मैंने कैश पर पे किया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 रुपए की डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर इसको 45 पर दोबारा से लेकर आना पड़ेगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कैश फ्लो कितना है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, और ये वैल्यू 5% से इंक्रीज हो रही है और हर जगह ऐड हो रही है। ये मेरे पास कैश फ्लोज आ गए। अच्छा, अब 18% का रेट कैसे आया ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, वर्किंग्स में दिया हुआ होगा 18% का रेट, हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें तो 2027 का कैश फ्लो, 28 का कैश फ्लो, 29 का कैश फ्लो, 2030 का कैश फ्लो और 2031 का कैश फ्लो आ गया। अब सर ये वाली वैल्यू क्या है? आपको याद है जब सवाल की रीडिंग कर रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि सवाल ये हमें बता रहा है कि जितना 2031 वाले साल का कैश फ्लो होगा उतना ही कैश फ्लो 2032 में होगा, 33 में होगा, 34 में होगा, 35 में होगा। यानी कि इफेक्टिवली सवाल कह रहा है कि जो जी है या ग्रोथ रेट है वो 0% है। तो अगर ग्रोथ रेट 0% है तो मैंने कहा था कि आपका फॉर्मूला फ्री कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट बन जाता है। तो हमने क्या किया, हमने 1484 को 18% से डिवाइड किया। इससे क्या हुआ, ये 8244 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 8244 रिफ्लेक्ट्स कैश फ्लोज ऑफ ईयर 2032, 2033
2034, 35, 36 and so on brought to 2031। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 2031 को अगर मैंने ईयर नंबर 0 माना हुआ हो तो 32, 33, 34 सारे वाले कैश फ्लोज यहाँ पर आ जाते हैं। आप इसको यूं भी कर सकते थे 1484 यानी कि कैश फ्लोज एट ईयर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 0% का डिवाइडेड बाय 18% माइनस ग्रोथ रेट। अब 18% की वर्किंग हमें देखनी है, वो मैंने कहा है कि अभी रहने दें, अभी नीचे वर्किंग्स में आ जाएगा, हम देख लेंगे। लेकिन इस तरह से ये वैल्यू आ रही है 8244 और ये 8244 जो वैल्यू आ रही है वो 2031 पे जो पहुंच रही है वो 32, 33, 34, 35 और आगे आने वाले सालों के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। इस हिसाब से ये सारे कैश फ्लोज आ गए और इनको 18% के रेट के हिसाब से डिस्काउंट किया। ये डिस्काउंटेड वैल्यूज आ गई, इनको ऐड किया तो ये सम आ गया। अब ये जो 18% है ये मेरा एक्चुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। यानी कि मैं जो मेथड यूज कर रहा हूं वो फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी या फ्री कैश फ्लोज टू फर्म यूज कर रहा हूं। अब यहां पर किसी बच्चे का सवाल ये भी हो सकता है कि सर आपने फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी यूज क्यों नहीं किया। देखो ये एक ओपन एंड सवाल था, इसमें आपके पास उसने कहा कि मुख्तलिफ वैल्यूएशन मेथड्स को यूज करते हुए कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करो। अब हम सारे मेथड्स तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन हम कैश फ्लो बेसिस का एक मेथड यूज कर लेते हैं, फ्री कैश फ्लोज टू फर्म या कंपनी मॉडल। अगर आप चाहो तो आप फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी कर लो, पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन दोनों नहीं करना, क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आपका टाइम ज्यादा लगेगा। नैव कर लेना, पी रेशो कर लेना, वो दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी और इक्विटी भी मुख्तलिफ वैल्यूज देते हैं, दोनों का नेचर ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट है। एक में हम वैक को यूज करते हैं डिस्काउंटिंग के लिए, एक में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्टेबल है कि आप इन दोनों में से एक मेथड कर दें। अच्छा, क्योंकि ये वैल्यू आई है मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डेट की वैल्यू भी शामिल है और फिर मैंने यहाँ पर डेट की वैल्यू अलग से माइनस करी और ये डेट की वैल्यू 1460 सवाल में दी हुई है कि आपने जो लोन लिया था बैंक से, ये रहा, ये 1460 का लोन है। ठीक है, इसी तरह से एक और बार ये वाली वर्किंग करनी पड़ी है आफ्टर इन्वेस्टमेंट वाले चक्कर में। इसमें ये वाली वैल्यू सेम है, ऊपर से डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सवाल में लिखा हुआ था कि अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज के टर्म्स में 400 रुपये कमाओगे, ये भी सवाल में लिखा हुआ था। ये 400 रुपये ग्रो होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ आ गई और इसके बाद फिर जाहिर है कि इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये वैल्यूज ऊपर से एज इट इज उठा ली हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है? इस जगह पर चेंज आ रहा है, जो 400 रुपये एडिशनल में कमा रहा था। और यहां पर हमने 2027 में डायरेक्ट 400 इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन ये लिखा था कि अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहला कैश फ्लो 400 रुपये का आएगा और पहला बेनिफिट 30 जून 2027 को मिलेगा, दैट इज 400। तो 400 लिखा और उसको फिर 5% के हिसाब से ग्रो किया। अगेन यहां पर भी मैंने टर्मिनल वैल्यू निकाली वही कॉन्सेप्ट से, कैश फ्लोज को डिवाइड कर दिया रेलेवेंट डिस्काउंट रेट से, ग्रोथ रेट 0% है। टोटल वैल्यूज आ गई, 18% से डिस्काउंट किया, सम आ गया, सम में से हमने जो बैंक लोन है वो माइनस किया। जब हम नई इन्वेस्टमेंट अंडरटेक कर रहे हैं तो उसके लिए जो पैसे ले रहे हैं वो इक्विटी से ले रहे हैं, डेट तो ले ही नहीं रहे। अगर हम डेट लेते तो शायद ये वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज आ रही होती, अगर हम डेट लेते तो शायद ये वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज आ रही होती। बहरहाल इस तरह से हमने अपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, ये हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट की वर्किंग मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं डिस्काउंट रेट जो कि 18% ऊपर आ रहा था, आखिर उसकी क्या लॉजिक है, क्या वर्किंग है। देखो, हमें एक प्रॉक्सी कंपनी दी हुई थी। प्रॉक्सी कंपनी वो कंपनी होती है जो सिमिलर बिजनेस कर रही होती है जैसा हम बिजनेस कर रहे थे। उस प्रॉक्सी कंपनी का हमें ये जो प्रॉक्सी कंपनी थी इसका हमें इक्विटी बीटा दिया हुआ है। ये जो प्रॉक्सी कंपनी थी इसका हमें बीटा इक्विटी दिया हुआ है। बीटा इक्विटी क्या होता है? बीटा इक्विटी कंपनी के बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन हम इसको पहले अनगियर करेंगे। अनगियर करने से क्या आएगा? बीटा एसेट आएगा।
जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बिजनेस मेरा और इस प्रॉक्सी कंपनी का सेम है, और फिर हम इसको रीगेयर करेंगे। रीगेयर करने का क्या मतलब है? रीगेयर करने का मतलब ये है कि एक और बीटा इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, जो कि यहां से बिजनेस रिस्क लेकर आ रहा होगा, लेकिन हमारा अपना फाइनेंशियल रिस्क उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बिकॉज ये वाला जो बीटा इक्विटी दिया हुआ है ये तो मिलर कंपनी का है, और इसमें मिलर कंपनी का बिजनेस रिस्क रिफ्लेक्ट हो रहा है, और मिलर कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मिलर कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है, इसकी जो गियरिंग थी वो डेट टू इक्विटी की 1:4 थी, यानी कि 1 रुपए का अगर उधार था तो 4 रुपए की इक्विटी थी। ये रेशियो हमारा अगर सेम हो, अगर हमारा भी डेट और इक्विटी का रेशियो यही हो तो फिर तो 1.8 यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये रेशियो नहीं है, तो हम इसकी अनगियरिंग करेंगे। ये काम आप बहुत बार कर चुके हैं। तो पहले मैंने बीटा एसिड कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला आप सबके सामने है, आप लोगों को पता है। बीटा इक्विटी मिलर का दिया हुआ था, डेट टू इक्विटी का रेशियो 1:4 दिया हुआ था, यानी कि अगर 4 रुपए की इक्विटी है तो 1 रुपए का डेट है। इससे मैंने ये बीटा एसिड कैलकुलेट किया। जब ये बीटा एसिड कैलकुलेट कर लिया तो दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इस बार कुछ इस तरह से हो जाएगा। बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू बीटा एसिड multiplied by value of equity plus debt multiplied by 1 minus tax rate divided by debt। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, बीटा एसेट कितना है 1.53, इक्विटी कितनी है, इक्विटी कितनी है, और डेट कितना है। अच्छा, डेट तो मेरा 1460 था और इक्विटी मेरी जो है वो 5090। कैसे बन रही है? आप पार्ट ए में जाएं, पार्ट ए में आप नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड जो है 5090 आपको इक्विटी शो कर रहा था, और ये प्योर इक्विटी है, तो हमने ये वाली इक्विटी पिक कर ली। यानी कि हमें कहीं से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो चाहिए थी ना, अब हमने नैव से जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करी थी उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। आप चाहें तो आप कोई और इक्विटी की वैल्यू भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पी मेथड से जो इक्विटी की वैल्यू आ रही है वो उठा लें, लेकिन फिर उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। ये पेपर कोई ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग का पेपर हो जिसमें कोई फिक्स रूल हो। बहरहाल आपने एक इक्विटी की वैल्यू हासिल करनी थी। यहाँ पर नैव इसलिए यूज हुआ है क्योंकि राइट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस दिन ये प्रॉफिट्स नहीं आए होंगे। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस दिन ये वाली डबल एंट्री पास हुई होगी, और आपका जो नैव होगा वो 5090 पर होगा, और ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज इज योर इक्विटी। तो हमने 5090 यूज किया। नीचे हमने यही यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 5090 इक्विटी की वैल्यू प्लस डेट की वैल्यू 1460, ये तो एज इट इज सवाल में दी हुई थी, 1 माइनस टैक्स रेट 29% का, और नीचे डेट की जगह, सॉरी नीचे आ रही है इक्विटी ना 5090 ब्रैकेट क्लोज, 1460 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.29 प्लस 5090 डिवाइडेड बाय 5090 इंटू 1.53, ये 1.84 बन जाता है। अब ये जो बीटा इक्विटी आ रहा है ये बिजनेस रिस्क को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमारे अपने फाइनेंशियल रिस्क को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको हमने यूज किया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सवाल में दिया हुआ है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से रिस्क प्रीमियम आ जाता है, और हमने यहाँ पर बीटा लिखा तो हमारे पास 21.2% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। ठीक है, ये आपने प्योरली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल किया। कॉस्ट ऑफ डेट 12% मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट से 8.52% आ गया। सर इतना सिंपल क्यों कैलकुलेट किया, आईआरआर क्यों कैलकुलेट नहीं किया? बैंक लोन के लिए जो बैंक लोन की बैलेंस शीट में परसेंटेज दी हुई होती है वही उसका आईआरआर होता है। आपको उसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैंक लोन के केस में जो रेट आ रहा है उसको आप 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। अगर बॉन्ड होता तो फिर हमें आईआरआर वाली वर्किंग करनी पड़ती। ये डेट की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट, ये इक्विटी की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% आ जाता है, जो ऊपर आपने देखा होगा यूज हो रहा होगा। ये हमारी समरी है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली।
इसमें से हमने जब शेयर्स इशू करे तो हमने इशू प्राइस अगर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या यूज किया, कैश फ्लो वैल्यूएशन आफ्टर इन्वेस्टमेंट। सर ये क्यों यूज किया, ये यूज क्यों नहीं किया, या ये वाली चीज यूज क्यों नहीं करी? देखो जो कैश फ्लो बेस्ड मेथड है वो हमारी सबसे अच्छी पिक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं शेयर्स मार्केट में फ्लोट करूंगा तो जो शेयर्स खरीद रहे होंगे वो इस एक्सपेक्टेशन पर खरीद रहे होंगे कि जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे उनमें इनका हिस्सा होगा। और कैश फ्लो वैल्यूएशन टेक्निक में हमने कैश फ्लोज के साथ साथ वो जो कैश प्रॉफिट्स का इंक्रीज है उसको भी ड्राफ्ट किया था। नेव हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि नेव तो उस पॉइंट पर कैलकुलेट हुआ है जिस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर उसके रिटर्न्स भी आ रहे होते तो हमारे ऑल एसेट्स ज्यादा होते, क्योंकि जब इक्विटी बढ़ती तो साथ में रिसीवेबल या कैश या बैंक बैलेंस कुछ बढ़ता। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा ये है, हमें मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर इशू से ज्यादा पैसे मिले। लिहाजा हमने इस वैल्यू को यूज किया। ये 4 मिलियन शेयर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि पूरी कंपनी की वैल्यू है, 1 मिलियन शेयर्स की वैल्यू नहीं है, तो एक शेयर इतने पर इशू होना चाहिए। अगर मैं एक शेयर 2025 पर इशू करता हूं और 1 मिलियन शेयर्स इशू करता हूं तो मेरे पास 2025 000 पैसे आ जाएंगे। मुझे 1800 मिलियन चाहिए थे, तो क्या सफिशिएंट पैसा मिल जाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा। सही है, यहाँ पर एक पार्ट खत्म हुआ और ये वीडियो 40 मिनट क्रॉस कर चुकी है, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। आप में से बहुत सारे लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड पर ही देख रहे होंगे। फिर अगले पार्ट में आपने कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क बताने थे, यानी कि कहाँ कहाँ कंपनी को मसले हो सकते हैं। और फिर आपने जो है वो ऑफर फॉर सेल और फिक्स प्राइस जो है या टेंडर जो है उसके बीच में आपने जो है वो बताना था कि भाई क्या बेहतर है। तो जल्दी से कवर करते हैं ताकि 45 मिनट्स के अंदर इसको वाइंड अप करें। फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या बातें लिख सकते हो आप? अच्छा देखिए, ये याद रखिएगा कि ये आंसर बहुत लेंदी है। आपके पास ये 4 मार्क्स के लिए था, तो अगर आप इसका 50% भी मेरे ख्याल में लिखते हो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो एक पॉइंट नहीं भी लिखते हो और बाकी पॉइंट्स भी आप जो है वो पार्शियल लिख लेते हो, 2 जुमले या एक जुमला लिख लेते हो, तो आप 4 में से 2 3 मार्क्स उठा लोगे। मार्केट की वॉलेटिलिटी का रिस्क की बात करता है। द वैल्यूएशन ऑफ बीएसएम मे बी नेगेटिवली impacted by fluctuations in sugar prices which can be influenced by factors such as changes in demand dynamics, competition from larger multinational corporations, economic downturns or recessions in key markets and weather conditions affecting crop yields। कंपनी का बिजनेस जो है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें इसके प्रोडक्ट की प्राइसेस सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट हो सकते हैं, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से हो सकता है कि इसको जो है वो एक ये रिस्क है, इसके बिजनेस का इनहेरेंट रिस्क है। क्योंकि शुगर की प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। कुछ फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में ही नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या तवक्को से बहुत कम हो गई, मौसम बहुत ख़राब रहा और उसकी वजह से फसलें ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। Exchange risk: BSM exports its products to international markets, exposing the company to currency exchange rate fluctuations. Adverse movements in exchange rates can impact the company's revenue, profitability and cash flows, thereby affecting its valuation। बिल्कुल दुरुस्त बात है। कंपनी जो है उसको एक फॉरेन करेंसी रिस्क का खतरा भी है, वो चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करने से जो लोकल करेंसी कन्वर्जन के बाद आए वो कम आए तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो की साइज कम रखने के लिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब थ्योरी का ये मसला है कि आपने ये थ्योरी 2 2 3 3 4 4 बार रीड करनी होगी, फिर जाकर आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठेगी। बहरहाल जब तक इस सवाल की बात करें तो ये सवाल टोटल कितने मार्क्स का था? 18 और 4 22, 22 और 3 25। 25 मार्क्स में से मेन मार्क्स क्या थे? मेन मार्क्स इसके वैल्यूएशन वाले ही थे जो अभी तक हमने डिटेल में डिस्कस किए, जो कि 18 मार्क्स थे। अब आपने ऑफर फॉर सेल एट अ फिक्स प्राइस को और ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर प्राइस को आपस में कंपेयर करना था। अगेन मैं यही कहूंगा कि इसको 2 3 बार रीड कर लें और कुछ हद तक इसको लिख सकें तो बहुत होगा। 3 मार्क्स का सवाल था, आप इसमें 1 2 सेंटेंसेस तो दोनों हेडिंग्स में लिख ही लेंगे। सो यहाँ पर इसकी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। मेन हमारा जो पार्ट था वो ये कंप्यूटेशन वाला था। मैंने सॉल्व नहीं किया वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें भी मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। बहरहाल इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं और साथ में सवाल को अपने सामने रखकर और पूरा सोल्यूशन जो है वो गो थ्रू करें, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो डिस्कस करें। 70 80 या 90% अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप ट्रैक पर हैं, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। ये पेपर क्लियर करना बहुत आसान है और ये पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, आपने टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।